वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 13 शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है एक तिनका। क्या नाम है? एक तिनका। यह एक कविता है जिसे अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने लिखा है, जिन्हें हरिऔध जी कहते हैं। उनकी लिखी हुई यह एक कविता है एक तिनका। इस कविता में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो घमंड से भरा हुआ है, उस व्यक्ति का घमंड एक तिनके से चूर चूर हो जाता है। इसके बारे में यह कविता दी हुई है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो पहले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे में जान लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी जो हैं वो हिंदी भाषा के महान लेखक और कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जन्म कब हुआ था? 15 अप्रैल सन 1865 में उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। यानी कि यूपी के आजमगढ़ जिले के निज़ामाबाद जगह के हैं कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध जी। ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में इन्होंने सिख धर्म अपनाकर अपना नाम भोला सिंह रख लिया। बाद में जब इन्होंने सिख धर्म अपना लिया तो इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? भोला सिंह। ये हिंदी साहित्य में इन्होंने अपना अद्भुत योगदान दिया है। 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके हैं ये। और इस सम्मेलन में इन्हें विद्या वाचस्पति, क्या? विद्या वाचस्पति, यह एक उपाधि है एक तरीके की। इसकी उपाधि से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, बाल विभव, फूल पत्ते। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये जो कि प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि 1947 में निजामाबाद में ही इन्होंने अंतिम सांसें ली। 1947 में निजामाबाद में ही जन्म हुआ था इनका, वहीं पर ही इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली थीं। चलिए अब आगे बढ़े कविता की ओर। एक तिनका कविता का पहले हम पहला पद्य पढ़ते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। आपको जो इसका भावार्थ लिखना है वो इस तरीके से लिखना है। आप ऊपर पाठ का नाम डालेंगे, उसके बाद पहले संकेत देंगे कि आप कौन सा पद्य ले रहे हैं। जैसे ये पद्य आपका कहाँ से कहाँ तक है? मैं घमंडों में से शुरू हो रहा है और कहाँ तक है? आँख में मेरी। तो इस तरीके से आपको लिखना है, मैं घमंडों में आँख में मेरी, यानी कि इसका भावार्थ आप लिखने जा रहे हैं। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखा जाता है कि आपकी कौन सी पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है, चैप्टर का नाम और उसके कवि का नाम। इस तरीके से जैसे प्रस्तुत पद्यखंड बसंत भाग 2 से 1-2 के एक तिनका नामक पाठ से लिया गया है, यानी कि पुस्तक का नाम आ गया और पाठ का नाम। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। इनके कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो ऐसा संदर्भ आपको प्रत्येक पद्य के भावार्थ को लिखने में लिखना है। जैसे कि इस कविता में कितने पद्य हैं? इस कविता में तीन पद्य दिए हुए हैं। तो आपको इन तीनों पद्य के लिए इसी तरीके से इसका पहले संकेत और संदर्भ और फिर प्रसंग लिखना है। ठीक? प्रसंग में आपको यह लिखना होता है कि जिन पंक्तियों का भावार्थ लिख रहे हैं उसका सारांश क्या है, या उस पद्य में किसकी बात कही गई है, क्या बात कही गई है, वो एक लाइन में आपको लिखना होता है। जैसे कि प्रस्तुत पंक्ति में यह बताया गया है कि अहंकारी व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका ही बहुत है। तो जो ये पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियां, उनमें क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति का अहंकार तोड़ने के लिए एक तिनका ही बहुत है। चलिए आगे बढ़ें।
अब पहले पद्य का अर्थ समझ लेते हैं। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, यानी कि एक दिन कवि ने ये कविता लिखी है, और किसके लिए लिखी है? वह अपने ऊपर ही लिख रहे हैं, अपने लिए ही ये बात कह रहे हैं कि एक दिन कवि अपने छत की दीवार के निकट बैठकर स्वयं पर घमंड कर रहा था। घमंडों से भरा ऐंठा हुआ, यानी कि मैं अकड़ा हुआ, अपने घमंड में भरा हुआ, एक दिन मुंडेरे पर खड़ा। मुंडेर किसको कहते हैं? छत के पास की दीवार को। छत की जो दीवार होती है उसको कहते हैं, जो किनारे पर होती है, जिस पर खड़ा होके मैं ऐंठा हुआ खड़ा हुआ था। वह संसार में इस समय खुद को सबसे बड़ा समझ रहा था। ऐंठ का मतलब क्या है? उस समय वो अपने आप को संसार में सबसे बड़ा समझ रहा था। उसे अपने बड़े और शक्तिशाली होने का घमंड था। उसे इस बात का घमंड था कि मैं वह बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली या बहुत पैसे वाला आदमी हूँ। इस तरीके से घमंड करते हुए अपनी मुंडेर पर खड़ा हुआ था। वह सोच रहा था कि दुनिया में उसे कष्ट देने वाला, आहत करने वाला कोई नहीं है। मतलब घमंड में चूर्ण वह यह सोच रहा था कि उसे कोई भी आहत करने वाला या कष्ट देने वाला नहीं है। अचानक दूर से उड़ता हुआ, तभी क्या हुआ? अचानक दूर से एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आया और वह उनकी आँख में आकर गिर गया। यानी क्या हुआ? जब वह छत पर मुंडेर पर खड़े हुए अपने आप पर घमंड कर रहे थे, उसी समय अचानक एक छोटा सा तिनका आया उड़कर, और वह उनकी आँख में गिर गया। अब अगले पद्य का अर्थ समझ लेते हैं। इस पद्य का अर्थ लिखने से भी पहले आपको इसी तरीके से पहले आपको ये लिखना है संकेत। संकेत में आपको दूसरे पद्य की पहला शुरू के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिखने होंगे। जैसे मैं बता देती हूँ आपको। मैं झिझक से लेके आप अब कहाँ का तक का अर्थ कर रहे हैं? पाँव भगी। मैं झिझक से लेके पाँव भगी। तो आप यहाँ पर भी मैं झिझक लिखकर बाद में क्या लिखेंगे? पाँव भगी। ओके। और उसके बाद फिर ये संदर्भ लिखेंगे इसी तरीके से। क्या लिखेंगे संदर्भ में? यही चीज़ लिखनी है आपको कि प्रस्तुत पद्यखंड बसंत भाग 2 से एक तिनका नामक से लिया गया है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। संदर्भ सभी में एक समान आएगा। प्रसंग में अब आपको यह बताना है कि आपके अब इन 4 लाइन में किसके बारे में बात कही गई है। जैसे कि आपकी इस लाइन में कही गई है कि मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। इसमें कवि कह रहे हैं इस पद्य में कि जब उनके आँख में तिनका पड़ा तो वह बहुत परेशान हो गए और उनकी ऐंठ भाग गई। ऐसा लिखने के बाद अब आपको अर्थ लिखना है मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, यानी कि आँख में तिनका पड़ते ही कवि को बहुत पीड़ा हुई। आँख में तिनका पड़ते ही कवि को क्या हुआ? बहुत पीड़ा हुई, झिझक उठे, वो दर्द से दुखी हो उठे और बेचैन हो गए। उन्हें अपनी बेचैनी सही नहीं जा रही थी, तो बेचैन हो गए। झिझक यानी कि बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई उन्हें और दर्द से दुखी हो उठे। लाल होकर आँख भी दुखने लगी। दर्द की अधिकता से क्या हुआ? उनकी आँखें भी लाल हो उठी और लाल होकर काफ़ी दर्द करने लगी। कवि का अपने बड़े और शक्तिशाली होने का झूठा घमंड टूट गया। अब ऐसे में क्या हुआ? जो ऐंठ कर खड़े हुए थे उस समय उन्हें क्या लग रहा था कि किसी भी तरह कोई मेरी आँख में से ये तिनका निकाले, तो उनकी जो घमंड था वह भी टूट गया। तब उसने पाया कि वह अन्य लोगों की सहायता के बिना अपनी रक्षा करने में असमर्थ है। अब इस समय उन्हें ये महसूस हुआ कि वह दूसरे लोगों की सहायता के बिना अपनी रक्षा नहीं कर सकते। यह अनुभव होते ही उनका घमंड भी क्या हो गया? टूट गया उनका घमंड। तब वह विवश होकर अपने आसपास के लोगों से सहायता की याचना करने लगे। यानी कि अब जब उनको दूसरे लोगों की सहायता की ज़रूरत पड़ी, लोगों ने क्या किया? मूठ देने लोग कपड़े की लगे। लोग क्या करने लगे? मूठ देने लोग कपड़े की लगे, यानी कपड़े का जब किसी आँख में कुछ गिर जाता है तो कपड़े की ऐसे गांठ सी बनाकर लोग गरम गरम मुंह से हवा लेकर आँख में
लगाने लगते हैं, जिससे कि आँखों को आराम मिलता है और वह तिनका भी हिलने के साथ साथ निकल जाता है। तो सारे लोग क्या करने लगे, कपड़े की मूठ की सहायता से उसकी आँख से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। सभी लोग उसकी जो वो थी ऊँट की सहायता से तिनका निकालने की कोशिश करने लगे। ऐंठ बेचारी दबे पाँव भगी। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐंठ दबे पाँव भगी, यानी कि जितना वो घमंड कर रहे थे उस समय उन्हें महसूस हुआ कि नहीं, दूसरों की सहायता के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसी समय उनकी ऐंठ भी क्या हुई, दबे पाँव, यानी कि चुपचाप वहाँ से भाग गई, चुपचाप चली गई उनकी ऐंठ। अब आगे थर्ड पद्य, तीसरा पद्य जो है इसका, वह समझ लेते हैं। अब इसमें आपको उसमें क्या लिखना होगा संकेत में, कि जब किसी से लेकर के आप कहाँ तक का समझ रहे हैं इसमें, जब किसी से तेरे लिए तक। तो आपको शुरुआत में लिखना होगा जब किसी, और फिर डैश 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 करके तेरे लिए, यानी कि यहाँ तक के पद्य का अर्थ अब आप करने जा रहे हैं। प्रसंग में आप पहले संदर्भ में आप सेम यही लिखेंगे जो बताया था, और प्रसंग में आप तीसरे पद्य में किस बारे में बात की गई है उसके बारे में। इस पद्य में कवि ने बताया है कि मैं पता नहीं किस बात के लिए ऐंठता रहा, जबकि मेरे लिए तो ऐंठ तोड़ने के लिए क्या, एक तिनका ही बहुत था। इसके बारे में बताया है कि हमें ऐंठ नहीं करनी चाहिए या घमंड नहीं करना चाहिए। अब इसका अर्थ समझ लीजिए, जब किसी ढब से निकल तिनका गया, ढब यानी किसी ढंग से, किसी भी तरीके से, ढब से यानी किसी तरीके से या ढंग से, जब किसी तरीके से निकल गया तिनका, अनेक प्रयासों से लोगों की सहायता लेने के बाद तिनका जब कवि की आंखों से निकल गया, जब लोगों की सहायता से तिनका कवि की आंखों से निकल गया, तब कवि को समझ आ चुकी थी कि दुनिया में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। अब उनकी समझ ने उनको ये ताने दिए, यानी कि उनको ये समझा दिया उनकी समझ ने कि दुनिया में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं पर घमंड करता है उसका घमंड दूर करने के लिए छोटी से छोटी वस्तु ही पर्याप्त है। यानी कि ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, यानी कि जो भी व्यक्ति या तू किसी भी बात पर किस लिए ऐंठता रहा, जबकि एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तो किसी का भी घमंड चूर करने के लिए छोटी से छोटी वस्तु ही पर्याप्त है। यानी कि हमारा घमंड को चूर करने के लिए कोई छोटी वस्तु ही पर्याप्त है, परंतु हम नाहक ही अपने ऊपर घमंड करते रहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य को कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सब कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब हमें दूसरे लोगों की सहायता की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को सर्वशक्तिशाली ही समझते रहें। ठीक, तो इन कविता के तीनों पद्यों का अर्थ आप लोग को लिखना है।